Hello everyone. The next topic is chromosomal theory of inheritance. So, as we already know that in 1865, Mendel's work was published. Mendel's work was published. मेंडल ने जो पी प्लांट पे काम किया वो पहली बार कब पब्लिश हुआ 1865 में. बट एज आई टोल्ड यू इन द वेरी फर्स्ट वीडियो कि मेंडल ने कुछ प्रॉपर पब्लिश नहीं किया था अपना काम, जिसके कारण से हिज वर्क रिमेन्ड अनरिकॉग्नाइज्ड. हिज वर्क रिमेन्ड अनरिकॉग्नाइज्ड फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम. बहुत लंबे समय तक उनके काम को कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला. देन इन 1900 आफ्टर हिज डेथ, उनकी डेथ के बाद देयर वर थ्री साइंटिस्ट्स हु रीडिड मतलब फिर से किया वो काम. दे रीडिड मेंडल्स वर्क. उन्होंने मेंडल के काम को फिर से स्टडी किया और फिर जाकर मेंडल को क्या है रिकॉग्निशन मिली 1900 में. एंड द मेन रीजन फॉर नॉट गेटिंग द रिकॉग्निशन बाय मेंडल वाज, उस समय सेल का स्ट्रक्चर पता नहीं था. क्यों? क्योंकि माइक्रोस्कोप वगैरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ था. प्रॉपर तरीके से माइक्रोस्कोप नहीं पता था किसी को भी. और ये जो तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के काम को फिर से किया, ये थे ह्यूगो डी वेरीज. फर्स्ट नेम वाज ऑफ ह्यूगो डी वेरीज, सेकेंड वाज कॉरेंस, एंड थर्ड वेर वॉन शर्मेक. These were the three scientists who redid the Mendel's work. And in 1900 मेंडल को उनके काम के लिए रिकॉग्निशन मिला जब इन तीन साइंटिस्ट ने उनके काम को फिर से स्टडी करा और बताया. मेंडल को रिकॉग्निशन ना मिलने के पीछे बहुत से रीजंस थे जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मगर मेन कारण एक और था कि उस समय माइक्रोस्कोपी में इतना एडवांसमेंट नहीं हुआ था. माइक्रोस्कोप प्रॉपरली डेवलप नहीं था. माइक्रोस्कोप वॉज नॉट डेवलप्ड. ये एक कारण था. इसी कारण सेल डिवीजन को बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ा नहीं जा सकता था. लेकिन माइक्रोस्कोप के बन जाने से क्या हुआ कि सेल की स्टडी बहुत आसान हो गई. और जिसके कारण जैसे ही माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हुआ, सेल का स्ट्रक्चर स्टडी हुआ, तो डिस्कवरी हुई क्रोमोसोम्स की. किसकी डिस्कवरी हुई? क्रोमोसोम्स की. सो बेसिकली क्रोमोसोम्स डिस्कवर होने के बाद जब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और क्रोमोसोम की डिस्कवरी हुई, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ा जाने लगा. और सेल डिवीजन के दौरान जब सेल डिवीजन होता है तो माइक्रोस्कोप के कारण सेल का डिवीजन जब पढ़ा जाने लगा, माइटोसिस मियोसिस पता चला, तब जो है डिस्कवर होने लगे क्या? क्रोमोसोम्स. तो बाय 1902 जो क्रोमोसोम का मूवमेंट था मियोसिस के दौरान वो पढ़ा गया. और किसने पढ़ा? सुट्टॉन एंड बोवेरी ने. सो सुट्टॉन एंड बोवेरी ने क्या पढ़ा? बिहेवियर ऑफ जीन एंड क्रोमोसोम को बताया कि ये पैरेलल हैं. और इन्होंने ही जो है क्रोमोसोम मूवमेंट को यूज किया, क्रोमोसोम की स्टडी की और फिर बताया कि कैसे मेंडल ने जो लॉज दिए, मेंडल ने जो वर्ड यूज किया था फैक्टर, वो भी कैसे सही था. और सुट्टॉन और बोवेरी, उनका पूरा नाम था वॉल्टर सुट्टॉन. आई विल राइट हियर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट्स वेर वॉल्टन Sutton, you can only call Sutton, and the other was Theodore Boveri. You can only call Sutton and Boveri. So they told about the chromosome movement to explain the Mendel's laws. So basically ये 1902 में
1902 में सुटॉन और बोवेरी ने जो है आगे इस मैटर को एक्सपैंड किया और मेंडल यूज्ड द टर्म फैक्टर। मेंडल ने जीन्स को क्या कहा था? फैक्टर कहा था। ठीक है, लेकिन जब 1902 तक माइक्रोस्कोप वगैरह डेवलप हो गया, डिस्कवर हो गया, तो जो सेल का स्ट्रक्चर था, मैंने जैसे कि बताया, वो स्टडी हुआ, न्यूक्लियस और इवन क्रोमोसोम्स के बारे में मालूम चला। फिर तो सुटॉन एंड बोवेरी ने इंटरप्रेट किया कि मेंडल का वर्क जो है वो किसी और वे में भी प्रेजेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पर इस कंडीशन से क्या हुआ कि क्रोमोसोमल थ्योरी का बेस बना। तो क्रोमोसोमल थ्योरी जो दी गई, उसका पहला पॉइंट था कि ऑल द हेरिडिटरी कैरेक्टर्स मस्ट बी विद स्पर्म्स एंड एग। क्रोमोसोमल थ्योरी के क्या पोस्टुलेट्स थे कि जितना भी हेरिडिटरी कैरेक्टर है, हेरिडिटरी मतलब जो कैरेक्टर पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफर होते हैं, सो ऑल द हेरिडिटरी कैरेक्टर्स are linked with, are associated with sperms and egg. So sperms are male gametes and eggs are female gamete. तो पहला पॉइंट ये था क्रोमोसोमल थ्योरी का कि हेरिडिटरी कैरेक्टर किससे एसोसिएटेड है? स्पर्म और एग से। और यही दोनों ब्रिजिंग एलिमेंट्स हैं इन बिटवीन टू जनरेशंस। इसके बाद इसका सेकेंड पॉइंट था कि जो हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं, हेरिडिटरी फैक्टर्स दे आर कैरिड बाय न्यूक्लियर मटेरियल, तो ये तो हमें पता ही है कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और क्रोमोसोम ही जो है हेरिडिटरी के कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं। क्योंकि जीन्स का लोकेशन क्या है, जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जीन्स को हम हेरिडिटरी मटेरियल कहते हैं, तो जीन्स कहाँ लोकेटेड होते हैं? क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड होते हैं, इसीलिए हम ये सेंटेंस भी बोल सकते हैं। थर्ड पॉइंट था कि ये पता चला कि क्रोमोसोम्स आर ऑल्सो इन पेयर्स, क्रोमोसोम्स भी पेयर्स में होते हैं, जैसे मेंडल ने कहा था कि एलील्स पेयर में होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही कहा गया कि क्रोमोसोम्स भी पेयर में होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आया कि जो दो एलील्स होते हैं किसी भी जीन के, दे आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम। तो जो होमोलोगस एलील्स होते हैं, जो सेम एलील्स होते हैं, किसी भी जीन के एक्सप्रेशन के लिए दो एलील्स होते हैं। एलील क्या है? एलील इज द एक्सप्रेशन ऑफ जीन। सो जो दो एलील्स हैं किसी भी जीन के, वो कहाँ होते हैं? वो क्रोमोसोम्स पर होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे। सपोजिंगली कि हमारे पास एक क्रोमोसोम ये है, ठीक है, और दूसरा ये है, ये आजू बाजू हैं, एक साथ हैं, तो इन्हें हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे। तो जो एक जीन है उसका एक एलील इस क्रोमोसोम पर और दूसरा इस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा। तो यही पॉइंट है ये कि द टू एलील्स ऑफ अ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट्स ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। देन नेक्स्ट पॉइंट इज फिफ्थ पॉइंट, द स्पर्म एंड एग हैव डिप्लॉयड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। जो एग्स और स्पर्म्स होते हैं उनमें जो है डिप्लॉयड नहीं, हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। हैप्लॉयड मतलब हाफ। जैसे ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 23 पेयर्स। तो जब जर्म सेल्स बनती हैं, यानी जब गेमिटोजेनेसिस होता है और स्पर्म और ओवम बनते हैं, तो इन 23 पेयर्स में से क्या होता है? हाफ ऑफ द क्रोमोसोम, यानी 23 पेयर बोल रहे हैं ना, तो सिर्फ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, माने ये सारे पेयर्स में होते हैं, तो सिर्फ आधे क्रोमोसोम्स यानी 46 के आधे 23 वो कहाँ जाते हैं? एग में जाते हैं। और 23 कहाँ से आते हैं? मदर से आते हैं इन द फॉर्म ऑफ ओवम, दैट इज फादर से आएंगे 23 बचे हुए, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्पर्म। तो इस तरह से जाइगोट में 23 फ्रॉम एग एंड 23 फ्रॉम स्पर्म विल बी मेकिंग इट 46. Let me make this point more clear.
ये होती है डिप्लॉयड सिचुएशन. दिस इज कॉल्ड एज डिप्लॉयड सिचुएशन. डिप्लॉयड मतलब 2n. ह्यूमन बींग्स में 2n इज इक्वल्स टू 46. ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू कितना होगा 23. 2n मतलब 2 बार n, तो 2 बार n इज 46, तो सिंगल n इज 46/2 दैट इज 23. तो हमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो 2n है यानी 46 है. तो जब गैमीटोजेनेसिस होता है यानी कि गैमीट फॉर्मेशन होता है, गैमीट फॉर्मेशन हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि गैमीट फॉर्मेशन के दौरान होता है मियोटिक डिवीजन. क्या होता है? मियोटिक डिवीजन विच इज अ रिडक्शनल डिवीजन. तो इसमें 46 क्रोमोसोम घटकर आधे हो जाते हैं 23, क्योंकि जाइगोट बनाने के लिए 23 क्रोमोसोम्स आते हैं फादर के थ्रू, दैट इज फ्रॉम स्पर्म, एंड 23 कम्स फ्रॉम the egg, that is in the form of what? 23 chromosomes that comes from egg, from the mother. So this is how they join, they fuse, egg and sperm they fuse, and again you get 2n situation, that is the zygote has again 46 chromosomes. तो ये point I hope clear है कि sperm और egg में हैप्लॉइड सिचुएशन होती है. ये हैप्लॉइड सिचुएशन कहलाती है. हैप्लॉइड मतलब n मीन्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और डिप्लॉइड मीन्स 2n. सो द जर्म सेल्स दे हैव हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स. ठीक है, जो बाद में फ्यूज होके 2n सिचुएशन दैट इज डिप्लॉइड सिचुएशन जाइगोट में बना देते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है जीन्स आर carried on the chromosomes. ये पॉइंट मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था कि क्रोमोसोम्स कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर. न्यूक्लियस कहाँ है? सेल में. और जीन्स कहाँ है? क्रोमोसोम्स के ऊपर. तो इफ यू वांट टू रीचेक ऑल दिस देन यू कैन वॉच माय वीडियो which is on chromosome, gene and allele. So you will find what is located where. Right? तो ये क्रोमोसोमल थ्योरी का 6th पॉइंट था कि जीन्स कहाँ हैं? दे आर ऑन द क्रोमोसोम. देन द लास्ट पॉइंट ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी वाज होमोलोगस क्रोमोसोम्स दे सिनैप्स ड्यूरिंग मियोसिस. जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं homologous chromosomes they synapse means they pair during meiosis and they get separated to pass into different cells. तो बेसिकली ये जो पॉइंट था दिस वाज द बेस फॉर सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. जो हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ा था अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉज, वहां से जो बेस बना वो लॉज किस वजह से थे या वो चीजें क्यों हो रही थी, क्यों जो है हमने पढ़ा था कि जीन्स जो है इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, एलील्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, क्यों एलील्स सेग्रीगेट होते हैं, ये सारी चीजें पढ़ी थी. तो दैट इज ड्यू टू क्रोमोसोम्स. ओके, अब फिर क्या है कि हम कर सकते हैं कंपैरिजन बिटवीन द मेंडल वर्क एंड द सुटॉन एंड बोवेरी वर्क. इफ वी कंपेयर द वर्क डन बाय दीज टू देन नाउ सी, मेंडल ने कहा कि फैक्टर्स आर इन पेयर्स. फैक्टर्स पेयर्स में होते हैं जिन्हें हम क्या कहा, हमने नहीं कहा था, ये कहा था मेंडल ने. वी आर जस्ट यूजिंग इट. सो फैक्टर्स आर इन पेयर्स दैट आर एलील्स. और ये एलील्स कैसे थे? एक डोमिनेंट होता था और दूसरा रिसेसिव होता था, है ना. दिस पॉइंट वाज टोल्ड बाय मेंडल. और सुटॉन एंड बोवेरी ने क्या कहा, उन्होंने क्रोमोसोम्स की बात की थी. तो दे सेड क्रोमोसोम्स which have these genes are also in pairs. और इसी को उन्होंने होमोलोगस क्रोमोसोम नाम दिया.
मेंडल के हिसाब से जो सेकंड पॉइंट था, ये मेंडल की स्टडी जो हमने की, मेंडल के लॉस पढ़े, उनके हिसाब से ये जो एलील्स थे जिनकी हमने ऊपर बात की, दीज एलील्स जिनको फैक्टर्स कहा था मेंडल ने, दे सेपरेट, ये सेपरेट हो रहे थे कब? एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। मेंडल ने कहा कि ये एलील सेपरेट हो जाते हैं जब गैमीट्स बनते हैं, और सुटॉन एंड बोवेरी ने यही बात क्रोमोसोम्स के लिए कही। दे सेड chromosomes they also separate at the time of same gamete formation, that is gametogenesis. Next and third point according to Mendel's study was, he said these alleles, जिन alleles की या factors की उन्होंने बात की, they assort independently, मतलब ये इंडिपेंडेंटली पेयर कर सकते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखें इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड दिस पॉइंट। एंड सिमिलरली सुटॉन एंड बोवेरी सेड chromosomes also assort independently. So if you see and compare the work of Mendel and Sutton and Bovery's chromosomal theory of inheritance, you will find कि मेंडल ने जो भी बातें एलील्स और फैक्टर्स के लिए कही थी, वही सेम बातें क्रोमोसोम्स पर भी एप्लीकेबल हैं, और क्रोमोसोम्स भी वही सेम बिहेवियर शो करते हैं जो कि एलील्स या जीन्स। So the conclusion is, we can say that all the characters which are transferred, which get transferred from parents to offsprings is due to chromosomes. So this was the conclusion of the chromosomal theory of inheritance. So basically, I hope this is clear that how Mendelian work was very much appropriate and apt, and was later on just similarly explained the presence and inheritance of chromosomes as Mendel told for the alleles. So I hope this was clear. Thank you for watching.